देश भर में विपक्षी दलों और किसान संगठनों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को नजरअंदाज करते हुए हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में विद्युत संशोधन विधेयक 2022 को पेश कर दिया है। गौरतलब है कि देश भर में किसान संगठनों, विपक्षी दलों और विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इस पूरे विधेयक को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी इन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि आखिर इस संशोधन विधेयक की आवश्यकता क्या है, केंद्र सरकार इस पूरे संशोधन विधेयक को आखिर लेकर क्यों आई है, साथ ही संशोधन विधेयक में किस तरह के प्रावधानों को शामिल किया गया है, किस तरह के प्रोविजन किए गए हैं, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जानेंगे कि आखिर इस तरह के संशोधन विधेयक का, इसके प्रावधानों का विरोध क्यों किया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार की इस पूरे विधेयक के विरोध को लेकर क्या प्रतिक्रिया आई है। अंत में आगे की राह को समझेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इस पूरे प्रश्न का जवाब लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है। आप इसे शासन व्यवस्था और सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की अपनी न्यूज़ देख लेते हैं, आज की खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज़ है वो द हिंदू के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है व्हाई इज देयर अप्रोर ओवर द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022, यानी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जो विद्युत संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया है, इसको लेकर देश भर में किसान संगठनों द्वारा, विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा और विपक्षी दलों द्वारा खासतौर पर विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, वो इस पूरे विधेयक के विपक्ष में आलोचना में किस तरह के तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको लेकर इस पूरी न्यूज़ में, इस आर्टिकल में बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इस पूरे विधेयक को केंद्र सरकार द्वारा लाया क्यों गया है, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई है। तो हम जानते हैं कि भारत का जो ऊर्जा क्षेत्र है, जो पावर सेक्टर है, उसे देश के बुनियादी ढांचे के सबसे महत्वपूर्ण घटकों, सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स में से एक माना जाता है। और ये पूरा जो सेक्टर है, जो पावर सेक्टर है, वो देश के आर्थिक विकास में और राष्ट्र के कल्याण हेतु काफ़ी आवश्यक माना जाता है। देश के आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। हालांकि जानकारों द्वारा पिछले कुछ समय से ये चिंता जाहिर की जा रही थी कि देश का जो पावर सेक्टर है, जो ऊर्जा क्षेत्र है, वो एक व्यापक, एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। हमारे देश का जो विद्युत क्षेत्र है वो मौजूदा समय में एक दुष्चक्र में फंसा हुआ है, एक विशियस सर्कल में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र को बाहर निकलना, इस पूरे क्षेत्र के समक्ष एक आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। और इस पूरे क्षेत्र में भी, विद्युत क्षेत्र में भी भारत का जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, जो भारत की डिस्कॉम कंपनियां हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशान है। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या मौजूद है, क्योंकि यही कंपनियां हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान का सामना कर रही हैं। अब जान लेते हैं कि ये कंपनियां मौजूदा समय में किस तरह से एक दुष्चक्र में फंस गई हैं। तो आंकड़ों की माने तो मौजूदा समय में भारत की जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, जो डिस्कॉम कंपनियां हैं, उन बिजली वितरण कंपनियों पर बिजली उत्पादन कंपनियों का तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपया बकाया है। यानी बिजली उत्पादन कंपनियों को बिजली वितरण कंपनियों से तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए प्राप्त करने हैं। अब जब बिजली उत्पादन कंपनियों को पैसे नहीं मिल रहे हैं तो जाहिर तौर पर वो भी आर्थिक नुकसान का सामना कर रही हैं और वो भी कोल इंडिया लिमिटेड को पैसा नहीं दे पा रही, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड से जब कोयला आता है तभी बिजली का उत्पादन हो पाता है। तो जाहिर तौर पर ये पूरा क्षेत्र एक दुष्चक्र में फंस गया है और इस तरह के भुगतान न होने के कारण भारत की जो बिजली आपूर्ति श्रृंखला है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चेन है, वो सप्लाई चेन पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। इसके अलावा भारत का बिजली क्षेत्र मौजूदा समय में सकल तकनीकी और वाणिज्य यानी AT&C नुकसान का भी सामना कर रहा है, लॉस का भी सामना कर रहा है। साल 2019 के आंकड़े बताते हैं, विद्युत मंत्रालय, पावर मिनिस्ट्री के आंकड़े बताते हैं कि भारत में जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, उन बिजली वितरण कंपनियों का AT&C लॉस तकरीबन 18 से 19% के आसपास है। जबकि जो दुनिया भर के विकसित देश हैं, जैसे कि अमेरिका या UK या ब्रिटेन, इन विकसित देशों में जो बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम का जो AT&C लॉस होता है वो तकरीबन 6 से 7% के आसपास होता है। तो जाहिर तौर पर इन आंकड़ों से हम कह सकते हैं कि भारत की जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, भारत का जो बिजली क्षेत्र है, जो विद्युत सेक्टर है, जो पावर सेक्टर है, वो मौजूदा समय में गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इसके अलावा साल 2021 में नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी। नीति आयोग ने इस रिपोर्ट में बताया था कि भारत की जो डिस्कॉम कंपनियां हैं, उन डिस्कॉम कंपनियों को हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ता है। 2021 के ही आंकड़े बताते हैं कि 2021 में भारत की जो डिस्कॉम कंपनियां थी, उन्हें लगभग 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इसके अलावा भारत की जो डिस्कॉम कंपनियां हैं, जो विद्युत क्षेत्र है, उसे कृषि सब्सिडी की वजह से और राजनीतिक कारणों के कारण जो बिजली की दर में जो संशोधन नहीं किया जा रहा है, कब बढ़ोतरी नहीं की जा रही है, उसकी वजह से भी
जाहिर तौर पर जो डिस्कॉम कंपनियां हैं उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और इसी नुकसान को देखते हुए अब केंद्र सरकार द्वारा बिजली वितरण क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए, व्यापक परिवर्तनों को लागू करने के लिए अब इस विधेयक को पेश किया गया है। अब इस संशोधन विधेयक को लाया गया है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में जो बिजली वितरण क्षेत्र का जो भुगतान ढांचा है, जो पावर सेक्टर का जो पेमेंट सिस्टम है, जो पेमेंट इकोसिस्टम है, उस भुगतान ढांचे को सुव्यवस्थित करना है। इसके माध्यम से नियामकों को सशक्त बनाया जाएगा। नियामकों यानी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, उन अथॉरिटीज़ को और ज़्यादा एम्पावर किया जाएगा, उन्हें और ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा इसके माध्यम से विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहित किया जाएगा और ज़्यादा कॉम्पिटिशन को बढ़ाया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को और ज़्यादा विकल्प मिल सकेंगे। इसके अलावा इसके माध्यम से नियामक और न्यायिक तंत्र को, जो भी अपीलेट अथॉरिटीज़ हैं, जो भी मैकेनिज्म है, उसको और ज़्यादा मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो ये तो बात हुई कि संशोधन विधेयक की आवश्यकता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और संशोधन विधेयक में किस तरह के प्रावधानों को शामिल किया गया है, उन प्रावधानों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले संशोधन विधेयक के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो संशोधन विधेयक है, विद्युत संशोधन विधेयक 2022, इस संशोधन विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन करने का प्रयास कर रही है। ये जो विद्युत अधिनियम 2003 है, इस अधिनियम को साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा लाया गया था। और इस पूरे अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य भारत में बिजली के उत्पादन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, व्यापार और उपयोग से संबंधित कानूनों को और ज़्यादा मजबूत करना था और उनका एकीकरण करना था, उनका कंसोलिडेशन करना था। इस पूरे अधिनियम को साल 2003 में लाया गया था। इसके बाद साल 2007 में इसमें संशोधन किया गया पहली बार, और इसमें क्रॉस सब्सिडी के प्रावधान को शामिल किया गया। ये जो क्रॉस सब्सिडी का प्रावधान शामिल किया गया था, ये मुख्य तौर पर जो उस समय जो लेफ्ट पार्टीज थी, उन पार्टीज के दबाव में आकर शामिल किया गया था। ये जो क्रॉस सब्सिडी का प्रावधान है, इसका मतलब ये होता है कि समाज के एक तबके को, एक वर्ग को सब्सिडी के आधार पर बिजली प्रदान करने के लिए, सस्ती दरों पर बिजली प्रदान करने के लिए किसी दूसरे वर्ग से ज़्यादा दरों पर कर लिया जाता है, ज़्यादा शुल्क वसूला जाता है। जैसे एक किसानों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए, सब्सिडी के आधार पर बिजली देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र से ज़्यादा आधार पर ज़्यादा शुल्क वसूला जा सकता है, ज़्यादा उनसे कर लिया जा सकता है, ज़्यादा उनसे टैरिफ लिया जा सकता है। तो इसके प्रावधान को साल 2007 में शामिल किया गया था। इसके बाद भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा साल 2014 में, 2017 में, 18 में, 20 में और 21 में भी इस पूरे अधिनियम में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव लाए गए थे, विधेयक लाए गए थे। हालांकि इनमें से कोई भी विधेयक अधिनियम का रूप नहीं ले सका था, और इसके बाद से, साल 2007 के बाद से, इस पूरे अधिनियम में अभी तक कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। और अब जाके केंद्र सरकार द्वारा एक नया विधेयक लाया गया है, जिसका उद्देश्य इस पूरे 2003 के अधिनियम में संशोधन करना है। अब क्या क्या संशोधन करने के प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों को समझ लेते हैं। तो इसमें पहला प्रावधान ये है कि इस पूरे संशोधन विधेयक के माध्यम से एक ही क्षेत्र में कई डिस्कॉम कंपनियां काम कर सकेंगी, कई बिजली वितरण कंपनियां काम कर सकेंगी। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जो पहले वाला एक्ट था, साल 2003 वाला, इस एक्ट में भी ये प्रावधान था कि भारत में एक ही क्षेत्र में कई डिस्कॉम कंपनियां एक साथ काम कर सकती थी। हालांकि इस एक्ट में इस बात पर प्रतिबंध था, इस तरह का भी प्रावधान किया गया था कि जो सभी बिजली वितरण कंपनियां हैं जो एक ही क्षेत्र में काम करेंगी, ये अपने अलग अलग नेटवर्क के माध्यम से बिजली का वितरण करेंगी। अलग अलग इनके पास अपने अलग अलग नेटवर्क मौजूद होंगे। लेकिन ये जो नया संशोधन विधेयक लाया गया है, संशोधन विधेयक के माध्यम से ये जो पूरी जो पहले का प्रावधान था, जो पहले की सीमा थी, प्रतिबंध था, उस प्रतिबंध को, रिस्ट्रिक्शन को समाप्त कर दिया गया है। और अब इस नए विधेयक के माध्यम से एक डिस्कॉम को उस क्षेत्र में कार्यरत अन्य सभी डिस्कॉम कंपनियों को अपने बिजली नेटवर्क तक गैर भेदभावपूर्ण पहुंच प्रदान करने की अनिवार्यता लागू कर दी गई है। यानी एक बिजली वितरण कंपनी अपने उसके पास जो नेटवर्क है, उसका उपयोग सभी अन्य बिजली वितरण कंपनियों को उसका उपयोग करने की अनुमति प्रदान करेगी। और इस अनुमति के माध्यम से बिजली वितरण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है, कंपटीशन को और ज़्यादा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। और इसके माध्यम से ग्राहकों को बिजली आपूर्तिकर्ता यानी जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके विकल्प चुनने की अनुमति मिलेगी। जैसे कि मौजूदा समय में हमें अपने टेलीफोन जो भी सेवा प्रदाता हैं, जो इंटरनेट सेवा प्रदाता हैं, उनको चुनने का हमारे पास विकल्प मौजूद होता है। हम ये चयन कर सकते हैं कि हम कौन सी कंपनी का इंटरनेट प्राप्त करेंगे, हम कौन सी कंपनी का फ़ोन उपयोग करेंगे, कौन सी कंपनी की सिम होगी। इसी तरह से इस संशोधन विधेयक के लागू होने के बाद हम ये चुन सकेंगे कि हम किस कंपनी की बिजली प्राप्त करना चाहते हैं, किस कंपनी को हम अपनी बिजली आपूर्तिकर्ता के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। इसके अलावा इस संशोधन विधेयक में ये भी प्रावधान किया गया है कि इसके माध्यम से बिजली दरों को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे संशोधन विधेयक के माध्यम से जो 2003 का अधिनियम था, उस अधिनियम की धारा 62 में बदलाव करने की बात की जा रही है। इसके माध्यम से डिस्कॉम कंपनियों के बीच प्राइस वॉर को रोकने के लिए और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम और अधिकतम टैरिफ सीमा का निर्धारण किया जाएगा। न्यूनतम टैरिफ सीमा निर्धारित की जा रही है ताकि कंपनियों के बीच
प्राइस वॉर को रोका जा सके, यानी कंपनियां अपने उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए अपनी जो कीमतें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कम न कर सके, और अधिकतम सीमा निर्धारित की जा रही है ताकि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, उपभोक्ताओं का संरक्षण किया जा सके, उन्हें सेफ्टी प्रदान की जा सके और कोई भी कंपनी उनसे ज़्यादा मूल्य ना वसूल सके। इसके अलावा इस पूरे संशोधन विधेयक में चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से टैरिफ संशोधनों का भी प्रावधान किया गया है। इस पूरे टैरिफ संशोधन के माध्यम से संकट से जूझ रही डिस्कॉम कंपनियों को, जो भी बिजली वितरण कंपनियां हैं जो आर्थिक संकट का सामना कर रही है मौजूदा समय में, उनको राहत प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। मौजूदा समय में अक्सर ये देखा जाता है कि जो राज्य सरकारें हैं उन राज्य सरकारों द्वारा राजनीतिक हितों को साधने के लिए जो टैरिफ दर है उन टैरिफ दरों में संशोधन नहीं किया जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर टैरिफ दरों में संशोधन किया जाएगा, टैरिफ दरों में बढ़ोतरी की जाएगी, तो राजनीतिक तौर पर उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ेगा, उनके वोट कम हो जाएंगे। लेकिन इसका एक प्रभाव ये होता है कि इसकी वजह से बिजली वितरण कंपनियों को नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक और तो उनकी लागत बढ़ रही है, उनका एक्सपेंडिचर, उनका व्यय बढ़ रहा है, मगर दूसरी ओर उन्हें जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से बिजली वितरण कंपनियों को नुकसान होता है। ऐसे में सरकार ने संशोधन विधेयक में प्रावधान किया है कि इसके माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से एक निश्चित समय के आधार पर जो भी टैरिफ दर होती है उन दरों में संशोधन करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा संशोधन इस पूरे विधेयक में ये भी प्रावधान है कि इसके माध्यम से जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया है उस लाइसेंसिंग प्रक्रिया में जो भी लाइसेंसिंग प्रोसेस है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी की जाएगी, उसको और ज़्यादा तेज़ करने का प्रयास किया जाएगा। इसके प्रावधानों के मुताबिक यदि कोई कंपनी लाइसेंस के लिए आवेदन करती है, एप्लीकेशन देती है और 90 दिनों के अंदर उस कंपनी को अथॉरिटी द्वारा लाइसेंस नहीं दिया जाता है, तो ये माना जाएगा कि उस कंपनी को ऑटोमेटिक तौर पर स्वतः तरीके से लाइसेंस प्राप्त हो गया है और वो कंपनी लाइसेंस वितरण का, बिजली वितरण का काम कर सकेगी। तो इस तरह से जो लाइसेंसिंग प्रोसेस है उस प्रोसेस को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई है, उस प्रोसेस को और ज़्यादा सुव्यवस्थित करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा इस पूरे संशोधन विधेयक में ये भी प्रावधान है कि जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उन नियम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जो नियामक प्राधिकरण है, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, उन अथॉरिटीज़ को दीवानी अदालत यानी सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इन शक्तियों के माध्यम से जो अथॉरिटीज़ हैं, जो अथॉरिटी के अधिकारी हैं, वो अधिकारी किसी भी व्यक्ति को आदेश जारी कर सकते हैं, उनके समक्ष उपस्थित होने का ऑर्डर दे सकते हैं। इसके अलावा इस संशोधन विधेयक में नियामक प्राधिकरणों की दक्षता में सुधार करने का भी प्रावधान किया गया है। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार राज्य विद्युत नियामक आयोगों की कार्यप्रणाली में उनका जो वर्किंग प्रोसेस है उस प्रोसेस में हस्तक्षेप कर सकती है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार को यदि लगता है कि किसी राज्य के जो प्राधिकरण है वो प्राधिकरण ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो वो उस प्राधिकरण का काम किसी दूसरे राज्य के प्राधिकरण को दे सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार को किसी राज्य के प्राधिकरण के सदस्यों को हटाने और नियुक्त करने की भी शक्ति प्रदान की गई है। तो इस तरह से ये जो पूरा संशोधन विधेयक है ये राज्य की, ये जो देश की जो बिजली वितरण प्रणाली है, जो देश के पावर सेक्टर है, जो ऊर्जा क्षेत्र है, उस ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव करने की कोशिश करता है। अब आगे जान लेते हैं कि आखिर इस विधेयक का विरोध क्यों किया जा रहा है। जो तमाम वर्ग हैं इस विधेयक का, वो उनको खिलाफ, इस विधेयक के खिलाफ वो क्या तर्क दे रहे हैं। तो मौजूदा समय में देश के अलग अलग वर्गों द्वारा, किसानों द्वारा, विपक्षी दलों द्वारा, इसके अलावा विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा इस पूरे विधेयक का विरोध किया जा रहा है, इसके विरोध में आंदोलन किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर विपक्षी दल इस पूरे विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो विपक्षी दलों का इस पूरे विधेयक को लेकर कहना है कि ये विधेयक देश के संघीय ढांचे के विरुद्ध है, देश में जो फेडरल स्ट्रक्चर बना हुआ है उस फेडरल स्ट्रक्चर के विरुद्ध है, और ये पूरा विधेयक देश की केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां प्रदान करने की कोशिश करता है। राज्य सरकारों का कहना है, विपक्षी दलों का कहना है कि बिजली का जो विषय है वो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है। जो बिजली का विषय है वो समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। ऐसे में इस पूरे कॉन्करेंट लिस्ट के विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन केंद्र सरकार ने ये जो नया कानून लेके आई है, इस नए कानून में राज्य सरकारों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने इस नए कानून को लाने में राज्य सरकारों से किसी भी तरह का विचार विमर्श नहीं किया है। तो जाहिर तौर पर इसके माध्यम से भारत में संविधान की जो मूल संरचना का सिद्धांत है, उस सिद्धांत का, बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का उल्लंघन करने की कोशिश की गई है, और साथ ही इसके माध्यम से राज्यों के अधिकार को, राज्यों की जो अथॉरिटी है, उनकी जो भूमिका है, उस भूमिका को और ज़्यादा कम करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा भारत में विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा भी इस पूरे संशोधन विधेयक का विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि मौजूदा समय में बिजली वितरण क्षेत्र में अधिकतर निजी कंपनियों की हिस्सेदारी काफ़ी कम है। जो भी प्राइवेट सेक्टर है वो बिजली वितरण क्षेत्र में ज़्यादा मौजूद नहीं है, उसकी हिस्सेदारी काफ़ी कम है। जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां हैं, जो गवर्नमेंट डिस्कॉम कंपनियां हैं, उन डिस्कॉम कंपनियों का नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है। ऐसे में इस विधेयक के माध्यम से जो ये प्रावधान किया गया है कि सभी कंपनियां एक दूसरे के नेटवर्क का उपयोग कर सकेंगी,
तो इससे जाहिर तौर पर प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा फायदा होगा और जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो सरकारी वितरण कंपनियां हैं, बिजली वितरण कंपनियां हैं, उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकेगा। ऐसे में जानकारों द्वारा ये चिंता जाहिर की जा रही है, खासतौर पर जो जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं उनके द्वारा ये चिंता जाहिर की जा रही है कि क्योंकि निजी क्षेत्र जो है वो मुख्य तौर पर लाभ के सिद्धांत पर काम करता है। निजी क्षेत्र के लिए प्रॉफिट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में इस पूरे प्रावधान के माध्यम से, इस पूरे संशोधन विधेयक के माध्यम से जो निजी क्षेत्र है भारत का, वो केवल उन्हीं क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो उसके लिए लाभदायक होंगे, यानी खासतौर पर इंडस्ट्रियल क्षेत्रों और कमर्शियल क्षेत्रों पर ही ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और केंद्र सरकार के पास, यानी सरकारी कंपनियों के पास, जो सरकारी वितरण कंपनियां हैं, डिस्कॉम कंपनियां हैं, उनके पास केवल वही क्षेत्र रह जाएंगे जिसमें नुकसान ज़्यादा होता है। और अंततः इसकी वजह से सरकारी कंपनियों का, जो सरकारी डिस्कॉम कंपनियों का जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा होगा और इसकी वजह से सरकारी वितरण कंपनियां आगे चलकर पूरी तरह से बंद हो जाएंगी और इसकी वजह से वो जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों की नौकरी जाने का भी डर मौजूद है, उनके समक्ष अपनी नौकरी को खोने का एक डर मौजूद है। इस पूरी स्थिति को देखते हुए कई जानकारों द्वारा केंद्र सरकार के इस विधेयक को, इस पूरे संशोधन विधेयक को लाभ के निजीकरण के रूप में और नुकसान के राष्ट्रीयकरण के रूप में, यानी प्रॉफिट के प्राइवेटाइजेशन के रूप में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निजी क्षेत्र को होगा, और लॉस के नेशनलाइजेशन के रूप में, क्योंकि लॉस ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी कंपनियों का होगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट के रूप में इस पूरे विधेयक को पेश किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्य तौर पर देश में जो सुभेद्य उपभोक्ता हैं, जो वल्नरेबल सेक्टर है, जो किसान है, जो आम उपभोक्ता हैं, उनके द्वारा भी इस विधेयक का विरोध किया जा रहा है। क्योंकि भारत में 85% जो बिजली उपभोक्ता हैं वो या तो किसान हैं या घरेलू उपभोक्ता हैं, या तो बिजली का कृषि में उपयोग किया जाता है या फिर घरेलू स्तर पर उपयोग किया जाता है। और इन क्षेत्रों को, इस पूरे जो वल्नरेबल सेक्टर है उसे सरकार द्वारा सब्सिडी के आधार पर बिजली प्रदान की जाती है। लेकिन जब इस पूरे क्षेत्र में, जो बिजली वितरण क्षेत्र है, इसमें निजी क्षेत्र का वर्चस्व ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से निजी क्षेत्र में इसकी पूरे की वजह से सब्सिडी के समाप्त होने का डर भी लोगों के बीच बना हुआ है, किसानों के बीच बना हुआ है। क्योंकि जो बिजली वितरण कंपनियां होती हैं वो बिजली वितरण कंपनियां उत्पादन कंपनियों से बिजली खरीद समझौते के माध्यम से बिजली खरीदती हैं। पावर परचेज एग्रीमेंट के माध्यम से बिजली खरीदी जाती है। और ये जो पावर परचेज एग्रीमेंट होता है ये 15 से 25 वर्षों के लिए किया जाता है, यानी 15 से 25 वर्षों तक एक कंपनी एक ही दाम पर, जो बिजली वितरण कंपनियां हैं वो एक ही दाम पर बिजली खरीदेंगी। तो इसकी वजह से बिजली वितरण कंपनियों, जब इसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उन कंपनियों को जब प्रॉफिट नहीं होगा तो इसकी वजह से वो कंपनियां सब्सिडी प्रदान करने में सक्षम नहीं होंगी, तो आगे चलकर लोगों को अपनी सब्सिडी खोने का भी डर है। इसके अलावा एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि इस विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार राज्य नियामकों में हस्तक्षेप करेगी। इसके माध्यम से केंद्र सरकार को राज्य की अथॉरिटीज़ में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया है, जो कि जाहिर तौर पर जो संविधान में जो फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया है उस फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों की भूमिका को कम करता है। तो ये तो बात हुई संशोधन विधेयक का विरोध क्यों किया जा रहा है। अब आगे जान लेते हैं कि सरकार को लेकर, केंद्र सरकार ने इस पूरे विषय को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है। तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार ने विपक्ष के जो आरोप हैं उनका खंडन किया है। केंद्र सरकार का कहना है कि ये जो संशोधन विधेयक है, केंद्र सरकार द्वारा इस संशोधन विधेयक को जनहितैषी और किसान हितैषी विधेयक के रूप में पेश किया जा रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि ये विधेयक किसानों के लिए बिजली सब्सिडी के प्रावधान को समाप्त नहीं करता है और इस विधेयक के माध्यम से देश में, इस विधेयक का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र की दक्षता में, पावर सेक्टर की जो एफिशिएंसी है उस एफिशिएंसी में और ज़्यादा सुधार करना है और इसके माध्यम से राज्यों की भूमिका को कम करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार इन सभी आरोपों से बचने की कोशिश कर रही है, इनका खंडन कर रही है। तो अब अंत में जान लेते हैं कि इस पूरे विषय में हम आगे की राह के तौर पर क्या कह सकते हैं, निष्कर्ष के तौर पर क्या कह सकते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत में जो बिजली का विषय है वो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। ऐसे में जाहिर तौर पर विधेयक का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों की सिफारिश को ध्यान में रखना भी ज़रूरी है, राज्यों के साथ विचार विमर्श किया जाना भी ज़रूरी है। हालांकि मौजूदा समय में डिस्कॉम क्षेत्र एक संकट से गुजर रहा है, इस तथ्य से, इस फैक्ट से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि आंकड़े हमारे सामने मौजूद हैं। ऐसे में मौजूदा समय में इस क्षेत्र में सुधार करने के लिए सरकार को मौजूदा समय में व्यापक स्तर पर परिवर्तन लागू करने होंगे, तभी इस क्षेत्र में कुछ वृद्धि हो सकेगी, इस क्षेत्र का कुछ विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। ऐसे में इसमें विकास सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी और नौकरियों के मुद्दों को व्यापक स्तर पर इस पूरे संशोधन विधेयक में कुछ परिवर्तन करके संबोधित करने का प्रयास कर सकती है। इसके अलावा इस पूरे विधेयक की व्यापक जांच के लिए इस पूरे विधेयक को संसद की स्थायी समिति के समक्ष, स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष भेजा जा सकता है, जो कि इसके तमाम पहलुओं की जांच करेगी
और इस पूरे विधेयक को लागू करने या ना लागू करने या इसको संशोधन के साथ कुछ बदलावों के साथ लागू करने के लिए फिर सिफारिश देगी। तो ये तो हुई आगे की राह की बात। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है, विद्युत संशोधन विधेयक 2022 बिजली क्षेत्र में लंबित चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास करता है, फिर भी यह हितधारकों की सहमति प्राप्त करने में अब तक विफल रहा है। आपको इस विषय पर टिप्पणी करनी है, यानी आपको बताना है कि किस तरह से ये जो नया संशोधन विधेयक केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है, ये पूरा विधेयक किस तरह से भारत में बिजली क्षेत्र के समक्ष जो चुनौतियां मौजूद हैं, विद्युत क्षेत्र के समक्ष जो भी चैलेंजेस मौजूद हैं, उन चैलेंजेस को संबोधित करने का प्रयास करता है। हालांकि अभी भी कुछ वर्गों द्वारा इस संशोधन विधेयक का विरोध किया जा रहा है। आपको इन दोनों कारणों के बारे में चर्चा करनी है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत में साल 2003 में जो विद्युत अधिनियम लाया गया था, उस विद्युत अधिनियम में पहली बार संशोधन कब किया गया था। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा आप इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।